नमस्कार। बीपीएससी मेंस की तैयारी के सिलसिले में आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारी परीक्षा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ई कचरा प्रबंधन नियमों की। अच्छा, कभी सोचा है कि वो जो हमारा पुराना फोन है या लैपटॉप, जब हम उसे बदल देते हैं तो उसका होता क्या है, मतलब वो जाता कहाँ है? बस इसी एक छोटे से सवाल के जवाब में ही छिपा है हमारा आज का पूरा टॉपिक, ई कचरा और उससे जुड़े जरूरी नियम। तो चलिए इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भाई ये ई कचरा है क्या चीज, फिर देखेंगे कि इसके खतरे क्या क्या हैं। इसके बाद जो 2022 के नए नियम आए हैं उन पर बात करेंगे। इसमें कौन कौन सी संस्थाएं काम करती हैं ये समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसका निष्कर्ष और महत्व क्या है। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि जब हम बार बार ये शब्द सुनते हैं ई कचरा, तो इसका असल मतलब होता क्या है। देखिए, बहुत ही सीधी सी भाषा में अगर कहें तो कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सामान जो अब खराब हो गया है या पुराना हो चुका है वही ई कचरा है। इसका एक और नाम भी है WEEE, मतलब वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। सिंपल शब्दों में कोई भी ऐसी चीज जो कभी बिजली से या बैटरी से चलती थी और अब हमारे किसी काम की नहीं है, वो ई कचरे की कैटेगरी में आ जाती है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? हम सोचते हैं कि ई कचरा मतलब बस पुराना फोन या कंप्यूटर होगा। नहीं, इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। जरा सोचिए, हमारे घरों में जो टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, यहां तक कि जो छोटे छोटे फ्लोरोसेंट लैंप होते हैं या पावर ड्रिल, ये सब कुछ ई कचरा है। तो यहां से एक बात तो साफ हो जाती है कि ई कचरा कितना डाइवर्स है, कितना विविध है। रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बड़े बड़े IT इक्विपमेंट और यहां तक कि मेडिकल उपकरण भी इसमें शामिल है। और ये सब मिलकर सच पूछिए तो कचरे का एक ऐसा पहाड़ बना रहे हैं जो दिन ब दिन बस बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये कचरे का पहाड़ बढ़ रहा है, ये तो समझ आ गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये इतना खतरनाक है क्यों? आखिर इसमें ऐसा क्या है जो हमें चिंता करनी चाहिए? चलिए अब इसके खतरों को समझते हैं। और इसका जवाब ना बहुत सीधा है। इसके खतरे एक नहीं बल्कि कई हैं। इससे सिर्फ कचरे का ढेर समझने की गलती मत कीजिएगा। ये तो एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब जैसा है जिसके फटने के नतीजे बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। अब सवाल है, ये इतना खतरनाक क्यों है? तो देखिए, इस पूरी समस्या की जड़ है इन डिवाइसेस के अंदर मौजूद जहरीले पदार्थ, जैसे कि लेड, कैडमियम, मरकरी। ये सब बहुत खतरनाक तत्व हैं और जब हम इन डिवाइसेस को सही तरीके से डिस्पोज नहीं करते तो ये जहर धीरे धीरे हमारे पर्यावरण में, हमारी मिट्टी में, पानी में घुलने लगता है। तो मोटे तौर पर अगर देखें तो इसके 3 बड़े खतरे हैं। पहला तो है पर्यावरण का प्रदूषण, मतलब हमारी मिट्टी, हमारा पानी, हमारी हवा, सब कुछ जहरीला हो रहा है। दूसरा है हमारी सेहत पर खतरा, और इसका सबसे बुरा असर जानते हैं किस पर पड़ता है? बच्चों के विकास पर। और तीसरा एक ऐसा खतरा है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते भी नहीं हैं, वो है डेटा की चोरी। जी हाँ, हमारे फेंके हुए फोन या लैपटॉप से हमारी पर्सनल जानकारी भी चोरी हो सकती है। तो अब इन्हीं सब खतरों से निपटने के लिए सरकार ने एक बहुत जरूरी कदम उठाया, और वो है ई कचरा प्रबंधन नियम 2022। आइए जरा गहराई से देखते हैं कि इन नियमों में आखिर ऐसा क्या खास है। देखिए, इन नियमों का जो सबसे बड़ा, सबसे मजबूत पिलर है वो है EPR, यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिंदी में कहें तो विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि अगर कोई कंपनी कोई फोन या लैपटॉप बनाकर बेच रही है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ बेचने तक खत्म नहीं होती, बल्कि जब वो प्रोडक्ट अपनी लाइफ पूरी कर ले, बेकार हो जाए, तो उसे वापस लेना और सही तरीके से रिसाइकिल करवाना, ये भी उसी कंपनी की जिम्मेदारी है। यही है EPR। ये नए नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुके हैं और इसमें कुछ बहुत ही मुख्य बातें हैं। पहली बात, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, EPR पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। दूसरी बात, अब हर प्रोड्यूसर, हर रिसाइकलर के लिए CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर रजिस्टर करना एकदम जरूरी, मैंडेटरी कर दिया गया है। और तीसरा, इस पूरे प्रोसेस को डिजिटल बना दिया गया है। क्यों? ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे, पता चले कि कौन क्या कर रहा है। मकसद एक ही है, इस पूरी व्यवस्था को ऑर्गेनाइज करना और अकाउंटेबल बनाना। चलिए, नियम तो बहुत अच्छे बन गए, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन नियमों को जमीन पर लागू कौन करेगा, इन पर नजर कौन रखेगा। तो अब इसमें जो मुख्य संस्थाएं शामिल हैं उनकी भूमिका को समझते हैं। देखिए, इसमें मुख्य तौर पर 3 लेवल पर काम होता है। सबसे ऊपर है हमारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEFCC। इनका काम है पॉलिसी बनाना, नियम बनाना। फिर आते हैं CPCB, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इनका काम है इन नियमों को पूरे देश में नेशनल लेवल पर लागू करवाना और मॉनिटर करना। और ठीक यही काम जब स्टेट लेवल पर होता है तो वो जिम्मेदारी होती है SPCB की, यानी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। तो ठीक है, हमने नियम भी समझ लिए और ये भी देख लिया कि कौन सी संस्था क्या काम करती है। अब चलिए इस पूरी बातचीत के निष्कर्ष पर आते हैं और समझते हैं कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। इस पूरे कानूनी ढांचे का, इन सारे नियमों का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो ये है कि ई कचरे को इस तरह से मैनेज किया जाए जिससे हमारे पर्यावरण पर कोई बुरा असर ना पड़े। और जब पर्यावरण बचेगा तो जाहिर है हम सबके स्वास्थ्य पर जो खतरा मंडरा रहा है वो भी अपने आप कम हो जाएगा। और जाते जाते एक बहुत जरूरी सवाल, क्या आपको लगता है कि सिर्फ सरकार का कानून बना देना ही काफी है, या फिर एक नागरिक होने के नाते हमारी और आपकी भी कोई भूमिका है इसमें? क्या हम अपने घर के ई कचरे को सही जगह पहुंचाकर या इसके बारे में और लोगों से बात करके कोई बदलाव ला सकते हैं? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। आपकी BPSC मेंस की परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।